हाय डियर स्टूडेंट, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना यूएस पटेल आप सभी को लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4 में। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल होती क्या है? ये कि यहाँ सेल है, कोई भी अगर हम सेल की बात कर लें तो सेल होगा तो सेल में अंदर क्या लगे होंगे? एक पात्र होगा, उस पात्र के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होंगे। एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। एनोड इलेक्ट्रोड की ओर क्या जा रहे होंगे? नेगेटिव चार्ज जा रहे होंगे, और कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन होगा, बैटरी से जोड़ दिया गया होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी और इसमें क्या विभवांतर उत्पन्न हो रहा होगा। ये सब एक सेल का प्रोसेस है। और सेल में जनरली एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन, दूसरे से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही मिलकर रिडॉक्स रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। तो जब तक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो कोई भी पात्र या इलेक्ट्रोड सेल ही कहला सकते हैं। देखिए भैया, अब यहाँ पर देर ना करते हुए हम इलेक्ट्रोड्स की बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके आसुतः रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराया जाता है। आसुतः रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराया जाता है, यानी कि बाह्य ऊर्जा सोर्स के कारण, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या हो जाती है। तो ऐसी सेल को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब भैया वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? एक पात्र ले लिया हमने। पात्र कैसा होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि ऐसा ही अक्रिय धातु का बना हुआ होगा। अक्रिय धातु हो सकती है, या फिर बेकेलाइट हो सकता है, या फिर ऐसा कोई नॉन मेटेलिक सब्सटेंस हो सकता है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं? ग्रेफाइट के होंगे या किसी अन्य मेटल के बने होते हैं, लगा देते हैं और उन्हें कॉपर के तार की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी से जोड़ने के बाद में इसमें क्या होता है? विद्युत धारा, जैसी करंट लगाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाता है। अब कैथोड इलेक्ट्रोड अपचयन क्यों होता है? कि कैथोड इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने लगते हैं और एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयन इकट्ठे होने लगते हैं। अब याद कर लेते हैं, हम इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में जो मैकेनिज्म है, देखिए वर्किंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमें यहाँ फिजिकल बॉडी में इसकी में जो दिख रहा है सेल के अंदर, हम वही दिखाएंगे यहाँ पर। देखिएगा भैया, यह सेल कुचालक पदार्थ की बनी होती है। भैया हमने आपको बताया था कुचालक पदार्थ की, जिसमें आपका बेकेलाइट हो सकता है, बेकेलाइट की सेल हो सकती है, या फिर कोई भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस हो सकता है जिसमें ऊर्जा कंडेंस नहीं करेगी। दूसरा है, इसके पात्र में इलेक्ट्रोलाइट्स का जलीय विलयन गलित वैद्युत अपघट्य का भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या है? गलित वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनका जलीय विलयन भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जलीय विलयन भरा होता है, और कौन सी अवस्था में होता है? गलित अवस्था में होता है। इसमें ग्रेफाइट या अदर मेटल्स की छड़ लगी होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इन छड़ों में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड, यहाँ इन छड़ों में जो छड़ी लगी होती हैं, तो इसमें क्या होता है? इन छड़ों में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड तथा नेगेटिव टर्मिनल के लिए एनोड कहा जाता है। नेगेटिव टर्मिनल को एनोड कहा जाता है। दोनों ही इलेक्ट्रोड जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सेल का निर्माण कर देते हैं, और एक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उस विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं? सेल विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। चलिए, हमारे पास देखिए सेल दे रखी है, HCl है। इस सेल के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयन कराएंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो एनोड पर कौन जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसका होगा अपचयन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, और क्लोराइड से क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 से कितना हो गया? 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई। यहीं पर देखिएगा, हमारा जो H पॉजिटिव था उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, प्लस उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, और इससे कितना हो गया? 0 हो गया, इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन नंबर कमी हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो आपके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो थे वो क्या करते हैं? दोनों ही किसमें? परमाणुओं में कन्वर्ट होगा। जो परमाणु आपस में सहयोग करेंगे वो क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। देखिए H ने कंबाइंड हुआ तो H2 बना लिया, H2 कैथोड पर चला जाता है, और Cl में कंबाइंड हुआ तो Cl2 एनोड पर इकट्ठा हो जाता है। तो 2HCl साइन ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2। ये अपक्रिया कहाँ होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं विद्युत लेपन। अब विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन जनरली हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। हम
अगर हम कोई पाइप खरीद के लाएँ या फिर कोई मेटल का कोई भी मेटल का सब्सटेंस खरीद के लाते हैं, पाइप है, घरों में यूज़ करने वाले बॉक्स संदूक वगैरह हैं, सबके लिए जब हम लेके आते हैं तो कहते हैं इनके ऊपर पेंट कर दो। तो पेंट का होता क्या है, पेंट जनरली नॉन रिएक्टिव या फिर लेसर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं, लेसर रिएक्टिव मेटल्स का पेस्ट होता है। उसकी क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, यानी कोडिंग कर देते हैं या लेप लगा देते हैं। इस लेप से क्या होता है, वैद्युत अपघट्य द्वारा रासायनिक, कहते हैं वैद्युत अपघट्य द्वारा अधिक सक्रिय धातुओं पर कम सक्रिय धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, हायर इलेक्ट्रिक जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर लेसर हायर इलेक्ट्रिक मेटल्स, हायर रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर लेसर रिएक्टिव मेटल्स की जो परत लगा दी जाती है, उस परत से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो पाते हैं भैया, रिलीज नहीं हो पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाते हैं तो ऑक्साइड नहीं बनते, और ऑक्साइड नहीं बनते धातु की सरफेस के ऊपर जंग नहीं लगती। तो जंग से बचाने के लिए, फिर जंग नहीं लगेगी धातु गलेगी नहीं, जंग से बचाने के लिए, धातु को गलने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट आदि की परत लगा दी जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा अधिक सक्रिय धातुओं पर कम सक्रिय धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। जैसे कि Fe की जो चादर होती है उसके ऊपर संक्षारण, Fe की चादर को संक्षारण से बचाने के लिए टिन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। ऐसे ही जब इसके ऊपर Fe के और अदर Fe का जो सब्सटेंस रहते हैं, अदर लोहा रहता है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसके बाद में देखिए ये कॉपर के ऊपर है, चांदी दे रखा है हमने, कॉपर के ऊपर किसके ऊपर, देखिए अब गोल्ड है तो गोल्ड के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, और एक क्लोराइड की AuCl3 या NaCN की, जबकि चांदी के ऊपर AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड और सिल्वर सोडियम साइनाइड का विद्युत लेपन किया जाता है। इसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम हैं। देखिए भैया इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे साहब ने क्या किया, 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य एवं धारा के संबंध, यानी वैद्युत धारा के संबंध को स्थापित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 2 नियम दे डाले। इनका देखिए पहला नियम क्या था, फैराडे साहब ने जो पहला नियम दिया उन्होंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। भैया जो इलेक्ट्रोलाइट्स का सलूशन होता है, वो सलूशन में जो हम धारा इलेक्ट्रोड्स को देते हैं तो उस पर जो जैसे ही हम जितनी धारा दे रहे होंगे उतना ही इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ होगा। यानी भैया जितनी धारा होगी, धारा क्या हो गई आपकी, किसके द्वारा धारा दे रहे हैं, हम ऊष्मा दे रहे हैं यानी क्यू दे रहे हैं, उससे मुक्त कौन हो रहा है, W हो रहा है, तो यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने कहा यहाँ देखिए माना क्यू विद्युत की मात्रा बिलियन में प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ फ्री होता है यानी मुक्त होता है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब यहाँ समानुपाती जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह पर हमने क्या ले लेते हैं, स्थिरांक ले लेते हैं। तो यहाँ पर W इजिकल टू जेड, क्यों जेड क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या वैद्युत रासायनिक स्थिरांक होता है। अब भैया देखिए भैया Q का मान कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। अगर Q का मान यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो W इजिकल टू जेड इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, W इजिकल टू जेड, W बराबर जेड हो जाता है, यानी पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है यदि आवेश कितना हो, 1 हो। इसके बाद में Q बराबर होता है जहाँ Q बराबर IT और Z बराबर होता है E/F, क्योंकि ये क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, E यहाँ तुल्यांकी भार है और F क्या है, फैराडे की संख्या। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इन कहते हैं समीकरण 1 में Q/Z का मान रख दिया, ये Q का, ये Z का मान आ गया आपका और ये Q का मान आ गया। जैसे हमने पुट किया तो W इजिकल टू E/F इंटू IT। अगर हम Z का मान ना लगाते तो ये इक्वेशन बन जाती W इजिकल टू ZIT और Z के वैल्यू हम जैसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी W इजिकल टू E/F I इंटू टी। यही फैराडे का प्रथम नियम है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जनरली फैराडे का जो नियम दिया था उसके बाद वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात कर लेते क्या होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के बिलियन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा है, 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा को उस पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यूनिट इसकी एम्पियर इनवर्स है, सेकंड इनवर्स होती है। देखिए बेटा यहाँ Z इजिकल टू IT इजिकल W इजिकल टू ZIT है, तो W इजिकल टू I का मान 1 है, T का मान 1 है, तो W इजिकल टू Z हो जाएगा, तो W बराबर Z। Q बराबर IT ध्यान रखते ही जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो W बराबर Z आ जाएगा। ये तो हमने आपको पहले ही प्रूफ करके बताया हुआ था।
इसके आगे बात कर लेते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। तो फैराडे साहब ने जो सेकंड लॉ था तो उसमें क्या कहा उन्होंने कहा भाई जो द्वितीय नियम है वो उसमें क्या किया, विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के 2 बिलियन ले लिए उन्होंने। विद्युत अपघट्यों के बिलियन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। इन साहब ने कह दिया कि भैया 2 पात्र ले लिए हमने अलग अलग और उनमें दोनों में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए और उनमें जो विद्युत धारा जो बैटरी थी वो किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया उन्हें। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जैसे ही विद्युत अपघट्य की धारा को प्रवाहित किया तो प्रवाहित करने के बाद इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त हो रहा था उसकी जो मात्रा थी यानी पदार्थ यानी W की जो मात्रा थी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के बराबर थी। अब जब आवेश बराबर था तो Z = E/F होता है, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के बराबर हो गई। तो यहाँ देखिएगा फैराडे के प्रथम नियम से जब विद्युत धारा समान समय तक 2 भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित की जाती है तो फैराडे का प्रथम नियम लगा देते हैं, W1 = Z1 × I × T। तो W2 की समीकरण 1 मान लिया, इसके लिए W = दूसरे इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं तो W2 = Z2 × I × T। ये भैया आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो IT से IT कैंसिल आउट हो जाता है तो W1 = W2 = Z1/Z2 हो जाता है। तो भैया Z का मान हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए Z1 बराबर E1/F दिया है और Z2 बराबर E2/F दिया है। जैसे ही इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं Z1 Z2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण 3 में जैसे ही मान रखते हैं तो W1/W2 = E1/F और E2/F, तो F से F कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचता है E1/E2, W1/W2 E1/E2। जब जहाँ भैया देखिएगा जो आपका हमने यहाँ मान लिया है जनरली और वैसे भी इनका डिफरेंस बहुत कम होता है तो हमने मान लिया W1/W2 = W और E1/E2 = E होता है। तो W = क्या आ गया, E आ गया, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यानी कि जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पे थी वो किसके थी, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती थी। किसके थी, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती थी। अगर तुल्यांकी द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाएगी। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बैटरियां। इसके अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सेल के बारे में स्टार्ट में ही पढ़ा चुके हैं हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैटरियां या कॉमर्शियल सेल। बैटरीज या फिर कॉमर्शियल सेल क्या होती हैं, व्यावसायिक बैटरियां या फिर कॉमर्शियल सेल की बात करूं तो वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये क्या होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स होती हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नो एज द बैटरी या कॉमर्शियल सेल। एक से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने पर बैटरी बनती है। एक से अधिक प्रकार की जब सेल जोड़ देते हैं हम तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो बैटरी या सेल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी, यानी प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होती है, वह गैल्वेनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन ओनली 1 टाइम होती है। देखिए 1 टाइम रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म इज नो एज द प्राइमरी सेल। जिस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बार संपन्न होती है उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। और एक समय के पश्चात ये कार्य करना स्वतः बंद हो जाती हैं और इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, प्राइमरी सेल्स कहलाती हैं। ड्राई सेल आ गया, लैग्रांजी सेल आ गया, इन्हें लीक प्रूफ सेल भी कहा जाता है। लीक प्रूफ सेल जब ये खराब होती हैं तो ये लीक होना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे इन्हें जब बनाया जाता है तो इनका सब्सटेंस बाहर लीक नहीं होता। जब तक इनके इलेक्ट्रोड ठीक रहते हैं और इनके अंदर का सब्सटेंस ठीक रहता है तब तक ये लीक होती हैं। यानी लीक होने से बचने से प्रूफ होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लीक प्रूफ सेल। इसके अंदर 2 सेल्स हैं आपके पास में। ड्राई सेल के अंदर लैग्रांजी है, लीक प्रूफ सेल में एक आप इसमें पढ़ेंगे ड्राई सेल में लैग्रांजी सेल पढ़ते हैं, दूसरा आप इसके अंदर मरकरी सेल पढ़ते हैं। लैग्रांजी सेल का जो विद्युत विभव होता है वो 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट के बीच में होता है। और यहाँ पर मरकरी सेल की अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो विभवांतर होता है इसमें जो विद्युत होता है 1.35 वोल्ट उत्पन्न होता है और इससे 1.50 वोल्ट के बीच में होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल या बैटरी की। तो ये वह गैल्वेनिक सेल जिनमें रिवर्सेबल रिडॉक्स रिएक्शंस तीव्र गति से होती हैं, रिवर्सेबल रिडॉक्स रिएक्शंस तीव्र गति से होती हैं और विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। रिडॉक्स तीव्र गति से होती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं, बैटरी या सेकेंडरी सेल कहलाती हैं। इन सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, यानी भैया एक बार डाउन हो जाए बार बार चार्ज कर सकते हैं,
इस कारण इन्हें रिपीटेड रिएक्शन सेल या स्टोरेज सेल भी कहते हैं। इसके अंदर सीसा संचयक सेल आ जाती है, निकल कैडमियम सेल आ जाती है, ये दोनों के दोनों सेल इसके अंदर आ जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में अगले टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल के साथ में मिलेंगे। तब के लिए गुड नाइट और